हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि काफ़ी दिन से हमारे न्यूज़पेपर्स में, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, वहां पर ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ यूजीसी रेगुलेशंस 2026। अभी तक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर के, जो भी विवाद चल रहा है उसके बारे में विस्तार से आज हम बात करेंगे। क्या ऐसे चेंजेस हैं जो होने वाले हैं या जो हो सकते हैं और जिनके कारण ये विवाद बढ़ा, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सब कुछ विस्तार से आज हम इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इतिहास क्या रहा, कब ये बॉडी स्टैब्लिश हुई और इसका काम क्या है। वैसे भी आपके पेपर वन हायर एजुकेशन में भी आप यूजीसी के बारे में पढ़ते हैं और हमारा एग्जाम यूजीसी नेट नाम ही हमारे एग्जाम का है, जो कि यूजीसी द्वारा कंडक्ट, एनटीए द्वारा, यूजीसी द्वारा प्लान किया जाता है। नाउ, जब हम यूजीसी की बात करते हैं तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आज़ादी के पहले ही इस्टेब्लिश्ड थी। हमारे पास ब्रिटिश साम्राज्य के समय में हायर एजुकेशन राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए, उसको गवर्न करने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए। ये विचार सबसे पहले 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट में हमारे सामने आता है। 1944 की सर्जेंट रिपोर्ट कहती है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए कुछ हमें प्रावधान बनाने चाहिए। कंसिडरिंग दिस, 1945 में इसी सजेशन के आधार पर 1945 में यूजीसी को एस्टैब्लिश किया गया था और तब यूजीसी का कार्य क्षेत्र था अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। आफ्टर दैट हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद सारी यूनिवर्सिटीज यूजीसी के कंट्रोल में आ गई, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्संरचना करने का विचार किया, ब्रिटिश मॉडल से अलग। 1948 में रीस्ट्रक्चरिंग शुरू होती है यूजीसी की। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाई गई, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अंडर थी। एंड फाइनली जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो आपको याद भी रखनी है, आपको जाननी भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि 1953 में यूजीसी जो अभी हमारे पास है, जो नेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसे ऑफिशियली फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1956 में एक कानून आता है, वो कानून है यूजीसी एक्ट ऑफ 1956, जिसके तहत से वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिलता है। तो अभी यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर आती है और इसका काम है हायर एजुकेशन सिस्टम भारत का जो है उसे रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना, यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिटेशन देना, यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना और उसके साथ साथ कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि नेट एग्जाम कंडक्ट कराना। नाउ, विवाद क्या है, यूजीसी रेगुलेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन रेगुलेशन है, यानी ये कुछ नियम हैं जो कि कानून तब बनेंगे जब संसद से पारित होंगे। लेकिन आखिर यूजीसी को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उन्हें ये नियम बनाने पड़े। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और समझते हैं हम कुछ इंसिडेंसेस के बारे में जिसके कारण यूजीसी ने ये कानून बनाए। हमने रोहित वेमुला के बारे में पढ़ा है। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जिन्होंने सुसाइड जो सुसाइड करते हैं, और रोहित वेमुला का जो सुसाइड था वो 2016 का एक इंसिडेंट हमारे सामने आया, जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। यूनिवर्सिटी में उनके साथ कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा था। नॉट ओनली दिस, 2019 में मुंबई से हमारे सामने केस आता है पायल ताड़वी जी का। शी ऑल्सो वॉज वन ऑफ द विक्टिम ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एंडेड अप हर लाइफ। नाउ, आफ्टर दिस सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचता है। पायल और रोहित के पेरेंट्स पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये ऑर्डर दिया कि आप कुछ स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स लेकर के आए ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कटिंग शॉर्ट, 2026 में यूजीसी रेगुलेशन लेकर के आता है। इससे पहले यूजीसी जो रेगुलेशंस फॉलो कर रहा था वो रेगुलेशंस थे 2012 के।
एक सबसे बड़ा चेंज जो 2012 से और 2026 तक हुआ है वो ये कि 2012 के जो रेगुलेशन थे वो कहीं ना कहीं आपके लीगली बाइंड नहीं थे, वो मॉरल गाइडलाइंस थी, वो दिशा निर्देश थे। लेकिन जो 2026 के आपके रेगुलेशंस हैं इनमें बाइंडिंग लीगल फ्रेमवर्क का पोटेंशियल है, यानी ये कानूनी रूप से बाध्य है, कानूनी रूप से इनको फॉलो करना आप यूनिवर्सिटीज के लिए अनिवार्य है। एक ये बहुत बड़ा चेंज हमारे सामने आया। दूसरा, ये रेगुलेशंस जब यूजीसी लेकर के आता है तो यूजीसी का कहना है कि ये रेगुलेशंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को यूनिवर्सिटीज में एंड करने के लिए हैं। लेकिन विवाद क्या है? विवाद ये है, सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपका रेगुलेशन है ये सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, स्टेट हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो। इंस्टीट्यूशन के हर एक स्टाफ, हर एक स्टूडेंट को इसमें कवर किया गया है, चाहे वो प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरार हो, स्टूडेंट हो, कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ हो। अगर वो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जुड़े हुए हैं तो वो इस एक्ट में कवर्ड हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज की बात की गई है। पहले ओबीसीज इंक्लूडेड नहीं थे, बट अब एससीज एसटीज के साथ यहाँ पे ओबीसीज को भी इंक्लूड किया गया है। और शायद ये एक बहुत बड़ा विवाद हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि अगर पॉलिटिकली हम देखें तो बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या का समूह है जिसका समर्थन सरकार को चाहिए वो ओबीसी पार्टी हो, ओबीसी समूह हो सकता है। कुछ अखबार ऐसा भी छापते हैं। खैर, हम पॉलिटिकल एंगल की तरफ ना जा करके इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, रियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी समुदाय के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी एससी एसटी ओबीसी समुदाय के अकेडमिशियंस हैं, नॉन अकेडमिक स्टाफ है, उनसे रिलेटेड ये आपका एक्ट है। इस एक्ट के तहत इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी गठित करने की बात की गई है। ईओसी के तहत समितियां होंगी, उन समितियों में डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी या स्वर्ण वर्ग जो हम कहते हैं, जनरल कैटेगरी हम कहते हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो समितियां हैं उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात नहीं की गई है। 24x7 इक्विटी हेल्पलाइन होगी, जहां पे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति जो भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहा है वो अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, और कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के बाद उनकी आइडेंटिटी भी कॉन्फिडेंशियल होगी। उसके साथ साथ 24 घंटे में मीटिंग बुलाई जानी चाहिए कंप्लेंट होने के बाद, और डिस्कशन होना चाहिए समिति द्वारा। ऐसे भी प्रावधान इस एक्ट में जोड़े, इस रेगुलेशन में जोड़े गए हैं। बात यह है कि यहाँ पे जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इशू को रिजॉल्व करने की, रिपोर्ट को चेक करने की, प्रोग्रेस क्या है समिति द्वारा, वो वाइस चांसलर या प्रिंसिपल जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनको दी गई है कि वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ये मुद्दा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है तो यूजीसी उनकी मान्यता रोक सकती है, उनकी फंडिंग रोक सकती है, कोई नया कोर्स उन्हें लॉन्च करने से रोक सकती है यूजीसी, किसी भी तरीके से यूजीसी रेगुलेट कर सकती है। और पहली बार यूजीसी को इस लेवल के पावर्स दिए गए हैं बाय यूजीसी रेगुलेशन 2026। काफी ज्यादा कंट्रोलिंग पावर यूजीसी को इस बार दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कंसर्न जो हमारे सामने निकल करके आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी को जब इंक्लूड किया गया कि इनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर जनरल कैटेगरी द्वारा हो रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, तो इस बात की क्या गारंटी है, जो चिंता का विषय है, कि ओबीसी एसटी की तरफ या एसटी एससी की तरफ या एससी एसटी ओबीसी की तरफ या फिर जनरल कैटेगरी के लोग यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय की तरफ, क्षत्रिय वैश्य की तरफ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। How can we divide society in two different segments where the two segments are not comparable? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने निकल करके आ रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी को आपने एक तरफ रखा, जनरल कैटेगरी को आपने एक तरफ रखा, तो हम कैसे पैरामीटर को मैच करें
कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जनरल कैटेगरी ही SC ST OBC के साथ करती है? इज इट अ प्री कंसीव्ड नोशन? क्या आपने एक्ट बनाने से पहले ही जनरल कैटेगरी और SC ST OBC कैटेगरी को अलग अलग दो भागों में बांट दिया, एक विक्टिम और एक क्रिमिनल? तो ये कुछ कंसर्न्स हैं कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट बहुत डिटेल में जो प्रॉब्लम है उसे एड्रेस नहीं कर पा रहा। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने आ रहा है वो ये कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट होती है तो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति कैसे उसे एड्रेस करेगा? ये ओनस किसकी तरफ है? ये जो एक्ट है ये ओनस डाल रहे हैं जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के ऊपर कि आप गिल्ट फ्री हो या आप निर्दोष हो, ये आपको प्रूव करना है। नाउ अगर आप निर्दोष हो ये आपको प्रूव करना है तो फॉल्स कंप्लेंट के केस में वो व्यक्ति कैसे अपने अधिकारों की बात करे? वो व्यक्ति जो कि जनरल कैटेगरी का है वो कैसे फॉल्स कंप्लेंट को एड्रेस करे? उसके बारे में ये रेगुलेशन में बहुत विस्तार से बातें नहीं लिखी हुई हैं। एक और कंसर्न जो आ रहा है वो ये कि इस एक्ट के मिसयूज होने के चांसेस काफी हो सकते हैं, जहां पे स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें, विमेन स्टूडेंट्स की बात करें, विमेन फैकल्टीज की बात करें, तो विमेन फैकल्टीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर कोई विमेन फैकल्टी है या कोई फैकल्टी है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, किसी स्टूडेंट को फैकल्टी ने पॉइंट आउट किया तो स्टूडेंट SC ST जो अभी OBC ST SC के लिए UGC रेगुलेशन आए हैं इसके तहत वो फैकल्टी को डीबार कर सकते हैं या उस फैकल्टी के विरोध में जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं इस रेगुलेशन के जो हमारे सामने बार बार आ रहे हैं। इस एक्ट में एक और वर्ड मेंशन्ड है कि डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लिसिट है तो वो भी कंसिडर होगा। इम्प्लिसिट मतलब निहित, निहित मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मैं किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाह रहा था, चाह रही थी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मतलब आपके एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बल्कि आपके इंटेंशन में भी डिस्क्रिमिनेशन है। इम्प्लिसिट मतलब निहित है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर भेदभाव आपने किया तो वहां पे आपको आपके तहत आपके खिलाफ ये एक्ट यूज किया जा सकता है। तो ये इम्प्लिसिट वर्ड बहुत ज्यादा वेग बनाता है डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारी इंटेंशन सही है या गलत। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसके कारण UGC को बॉयकॉट करने की, UGC रेगुलेशन को वापस लेने की, UGC रेगुलेशन देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे हैशटैग्स, ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपने भी देखे हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इस एक्ट पे जो भी अपडेट होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वी विल ब्रिंग दैट टू यू। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।